इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ ओ लेवल्स और आप अपेयर हो रहे हो एज अ रेगुलर स्टूडेंट या फिर आप अपेयर हो रहे हो एज अ प्राइवेट स्टूडेंट और आपके पास क्वेश्चन आ जाता है ईमेल राइटिंग का, तो इस ईमेल राइटिंग के क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है। देखो यार, ईमेल राइटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डायरेक्टेड राइटिंग ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं। और इसको समझने के लिए ना आई एम गोइंग टू डिवाइड इट इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। जो फर्स्ट पार्ट है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इज अबाउट द मार्किंग स्कीम। उसके बाद जो सेकंड पार्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू द फॉर्मेट एंड द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स। ये इसका फॉर्मेट क्या होगा, कितने पैराग्राफ्स में हमने डिवाइड करना है इसको, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तीसरी चीज है द क्वेश्चन, और क्वेश्चन के साथ जो आपको दिया गया है सोर्स टेक्स्ट ए एंड टेक्स्ट बी। वी विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड ये जो टेक्स्ट ए और टेक्स्ट बी है द सोर्सेज, ये है क्या फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर इनको हमने इन्फर कैसे करना है अपने ईमेल के अंदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। यहीं पे बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस आई एम गोइंग टू शो यू अ सैंपल फ्रॉम द पास्ट पेपर। एक पास्ट पेपर को मैं आपको सॉल्व करके दूंगा ताकि आपके पास सैंपल हो, आपको अंडरस्टैंडिंग हो एंड यू विल गेट टू नो कि भाई इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम आते हैं मार्किंग स्कीम की तरफ। देखो यार, लिखा हुआ है up to 10 marks are available for the content of your answer and up to 15 marks for the quality of your writing. अब ये 10 मार्क्स और 15 मार्क्स होते क्या हैं, मैंने अपने पिछली वीडियोस में भी ये डिस्कस किया हुआ है डायरेक्टेड राइटिंग के क्वेश्चंस के अंदर। देखो, आपके जो 10 मार्क्स हैं दैट इज रिलेटेड टू टीएफ। टीएफ का मतलब क्या होता है, टास्क फुलफिलमेंट। कैम्ब्रिज ने ना आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ डायरेक्शंस दिए हैं और आपने उन डायरेक्शंस को फॉलो करना ही करना है। जैसे लिखा हुआ है, बिगिन योर लेटर विद डियर कजन एंड सप्लाई अ सुटेबल एंडिंग। नाउ दिस इज अ डायरेक्शन दैट इज बीन प्रोवाइडेड बाय द कैम्ब्रिज कि आपने अपने ईमेल को डियर कजन से ही स्टार्ट करना है। आप इसको रिस्पेक्टेड कजन या कुछ और नहीं लिख सकते क्योंकि डायरेक्शन है ना यार। उसके बाद लिखा हुआ है कि राइट अबाउट 250 to 350 वर्ड्स। It means that you cannot write anything below 250 words, neither you can exceed beyond 350 words. Again, if you're going to do it, तो क्या होगा, आप अपना टास्क फुलफिलमेंट TF जो है उसको आप फॉलो नहीं करें, they will start cutting your marks. अच्छा, इसके अलावा आपके पास और कुछ और भी डायरेक्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि in your letter you should evaluate the ideas and opinions in both texts, give your own views about what your cousin should. ये भी आपके कुछ डायरेक्शंस हैं, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट लेटर ऑन। जब मैं आपको व्हेन आई विल टॉक अबाउट द फॉर्मेट तो मैं उसमें आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये होता है डायरेक्शंस और इसके टोटल मार्क्स होते हैं 10। दिस इज नोन एज टास्क फुलफिलमेंट। उसके बाद आता है आपके पास TR, जिसके टोटल मार्क्स हैं 15 मार्क्स का। जो TR है, टोन एंड रजिस्टर, इसका मतलब क्या है? टोन एंड रजिस्टर का मतलब होता है आपकी ग्रामर, आपकी वोकैबुलरीज, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, आपके फ्रेजेस, आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स, आपकी टोन, आपका रजिस्टर, ईच एंड एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज द पार्ट ऑफ TR एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हमारा जो ज्यादातर बच्चा है पाकिस्तान में, दे हैव दिस प्रॉब्लम, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट द एंटायर रीजन ऑफ साउथ एशिया। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज रिलेटेड टू द फॉर्मेट एंड द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स। देखो यार, यू आर सपोज टू राइट योर ईमेल इन 5 पैराग्राफ्स। 5 पैराग्राफ में लिखना है, ना 6 में ना 4 में। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट ऑफ ईमेल इज दिस के सबसे पहले आपने क्या लिखना है, टू, और आगे उसके आगे लिख लेना ईमेल। एक सूडो ईमेल लिख लेना, एक फेक ईमेल लिख लेना, फॉर एग्जाम्पल abc@gmail.com। इसके बाद आता है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है कि कौन भेज रहा है। फ्रॉम मीन्स bce@gmail.com। ये इसका फॉर्मेट है, यू हैव टू राइट इट डाउन, क्योंकि ईमेल लिख रहे हैं ना, तो आपने एक फेक ईमेल लिख दिया। उसके बाद आपने क्या कर दिया, यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द डेट। डेट आपने दे दी, और डेट लिखने के बाद आपने एक सब्जेक्ट देना है। सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आइदर इट इज अ फॉर्मल ईमेल और इनफॉर्मल ईमेल, यू हैव टू प्रोवाइड अ सब्जेक्ट। क्योंकि जब आप अपने मोबाइल में ईमेल जीमेल खोलो या कोई भी याहू है खोलोगे, ईमेल करोगे, तो आप देखोगे कि उसके नीचे एक सब्जेक्ट लिखा हुआ आता है, राइट? तो आपने इसमें सब्जेक्ट देना जरूरी है। आफ्टर प्रोवाइडिंग द सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द सैल्यूटेशन। जैसे कि सैल्यूटेशन में अब
उन्होंने क्या लिखा हुआ था TF में, स्टार्ट योर ईमेल विद डियर कजन, तो इसका मतलब है आप क्या लिखोगे, डियर कजन। नाउ डियर कजन इज योर व्हाट, सैल्यूटेशन। आपने TF भी फॉलो कर दिया और आपने फॉर्मेट को प्रॉपर्ली फॉलो कर दिया। आफ्टर प्रोवाइडिंग द सैल्यूटेशन आपने क्या करना है, फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है। द फर्स्ट पैराग्राफ इज नोन एज द इंट्रोडक्शन। इसको लिखना कैसे है, तरीका क्या है, इट्स वेरी इजी एक्चुअली, लेटर की तरह ही होता है ईमेल भी। आई एम गोइंग टू शो यू इन द सैंपल। After writing the introduction, you are going to head towards body part 1, which is the evaluation of text A. मैंने आपको बताया कि इन्होंने क्वेश्चन के साथ आपको क्या दिया हुआ है, सोर्स दिया हुआ है, टेक्स्ट A और टेक्स्ट B दिए हुए। आपने क्या करना है, आपने इन सोर्सेस को टेक्स्ट A और टेक्स्ट B को बड़ा डिटेल में पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कैम्ब्रिज वालों ने, इसको पढ़ने के बाद इसमें से कुछ कंटेंट पॉइंट्स को आपने हाईलाइट किया। कितने कंटेंट पॉइंट्स, लेट्स अज्यूम 7 to 8 कंटेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर दिया। और हाईलाइट करने के बाद अब आपने उसको अपने ईमेल के टेक्स्ट A को अपने ईमेल के कौन से बॉडी पार्ट 1 विच इज द पैराग्राफ 2 उसमें एवेल्युएट करना है, ऐसे जैसे कि आप बात कर रहे हो अपने कजन के साथ, ना कि टेक्स्ट बात कर रहे हैं। यानी आपने क्या करना है, you are supposed to infer and evaluate the information in your own words. कैम्ब्रिज ये देखना चाहता है कि आपको इन्फ्रेंस आती है। कैम्ब्रिज ये देखना चाहता है कि जो मैं टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, क्या ये बच्चा या ये स्टूडेंट इसको अपने वर्ड्स में रिफ्रेस कर सकता है। और इफ यू आर एबल टू डू इट देन यू आर फॉलोइंग द राइट पैटर्न। तो आपने क्या किया, बॉडी पार्ट बी में यू एवेल्युएटेड द टेक्स्ट ए, गॉट इट। उसके बाद आपका आ जाता है बॉडी paragraph 3 which is known as body part 2, and body part 2 is the evaluation of text B. अगेन आपने क्या किया, टेक्स्ट B को पढ़ा, अच्छी तरह से पढ़ने के बाद उसमें से कुछ कंटेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया। हाईलाइट करने के बाद अब आपने उन्हीं कंटेंट पॉइंट्स को अपने वर्ड्स में एवेल्युएट करना है, अगेन ऐसे जैसे कि आप अपने कजन से बात कर रहे हो, ना कि टेक्स्ट बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कॉपी पेस्ट नहीं करना, वो जो कहते हैं ना सर कॉपी पेस्ट किया, तो मैं तो बोलता हूँ कॉपी पेस्ट करते हैं हमारे स्टूडेंट्स। डू नॉट कॉपी पेस्ट गाइस, एवेल्युएट इट, रिफ्रेस इट इन योर ओन वर्ड्स, एक्सपैंड इट, डेवलप योर आइडियाज, ठीक है ना, यूजिंग द सेम कंटेंट पॉइंट्स। तो ये हो गया, आपने कर दिया। आफ्टर दैट आपके पास आ जाता है पैराग्राफ 3। पैराग्राफ 3 is known as opinion based paragraph, which is also known as body part 3. अब ये opinion based paragraph क्या है? जैसे कि आप देख सकते हो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया हुआ था, give your own views about what your cousin should do during the long summer break based on what you have read in the text. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपने अपने कजन को जो है ना अपना एक पर्सनल ओपिनियन देना है और उसको एवेल्युएट इस तरह से करना है जैसे कि आप उसको सोल्यूशन भी दे रहे हो, पहले प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रहे हो और हाईलाइट करने के बाद आप उसको एक प्रॉपर सोल्यूशन दे रहे हो। देखो टेक्स्ट और टेक्स्ट बी आपने क्या बताया, उसको मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स थे, टेक्स्ट बी में भी प्रॉब्लम थे, 2 डिफरेंट आइडियाज थे। अब ओपिनियन में आप उसको क्या दे रहे हो, सोल्यूशन दे रहे हो कि भाई आप इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो, और अपना ओपिनियन है, ठीक है ना, इट्स कंप्लीटली योर ओपिनियन। एंड दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर TF, क्योंकि TF ने कहा था गिव योर ओन व्यूज अबाउट व्हाट योर कजन शुड डू ड्यूरिंग द वेकेशन, तो इसका मतलब है आपने ये डायरेक्शन फॉलो करनी थी और आपने वो कर दिया है ओपिनियन बेस्ड पैराग्राफ के अंदर। इसके बाद आ जाता है आपका कंक्लूजन। अब जो कंक्लूजन है इट इज वेरी इजी, आई एम गोइंग टू शो यू द सैंपल इन द एंड। काफी आसान है, लेटर की तरह ही होता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है ईमेल और लेटर में सिवाय फॉर्मेट के, बाकी तकरीबन इट्स ऑलमोस्ट द सेम। आप मेरी वीडियोस देख भी सकते हो, मैंने बाकी डायरेक्टेड राइटिंग के जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो इन एनी केस आपका क्या हो गया, कंक्लूजन देने के बाद यू आर डन। अब आपने एंड में क्या करना है, आपने एक साइन ऑफ करना है। तो यू आर गोइंग टू राइट योर सिंसियरली या योर बिलवड फ्रेंड, जैसे कि अगर आप, या बिलवड कजन जैसे कि आप लिख रहे हो उस ईमेल में, नीचे अपना नाम दे दिया एंड यू आर डन विद द ईमेल। सो जो इंपॉर्टेंट चीज थी आपके लिए वो ये थी कि भाई इंट्रोडक्शन कैसे देना, एवेल्युएशन ऑफ टेक्स्ट ए और टेक्स्ट बी को कैसे करना है इन बॉडी पार्ट 1 एंड बॉडी पार्ट 2, और ओपिनियन कैसे देना, और उसके बाद कंक्लूजन हमने कैसे लिखना। नाउ दैट वी अंडरस्टैंड द फॉर्मेट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द ईमेल राइटिंग, अब हम एक दफा क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन देखने के बाद आई एम गोइंग टू शो यू अ सैंपल। तो आए सबसे पहले लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है भाई के योर कजन इज अबाउट टू फिनिश स्कूल एंड इज कंसिडरिंग वेदर टू गो ट्रैवलिंग ड्यूरिंग द लॉन्ग समर ब्रेक बिफोर गोइंग टू द यूनिवर्सिटी। After reading 2 blog
posts, you decide to write an email to your cousin, giving your views on what your cousin should do during the long summer break. तो you understand the question? क्वेश्चन है कि आपने अपने कज़न को जो है ईमेल लिखना है और उसको ये बताना है कि भाई जब वो समर वेकेशंस में जाएगा और ब्रेक लेगा तो वहाँ पे वो क्या कर सकता है, व्हाट शुड ही डू. तो लेट्स सी द सैम्पल. सबसे पहले मैंने अगेन क्या किया, आई हैव प्रोवाइडेड द ईमेल टू, इसके बाद फ्रॉम ईमेल दिया, उसके बाद डेट दिया और डेट के बाद आई हैव एडेड सैल्यूटेशन डियर कज़न. नाउ स्टार्ट्स माय फर्स्ट पैराग्राफ. I hope you're doing well and enjoying your final days at school. I know you're trying to decide how to use your long summer break before starting the university, and it is an important choice. After reading different opinions on this topic, I wanted to share my thoughts to help you make a balanced and a sensible decision. Now that was a very interesting introduction. After writing the introduction, now we are heading towards the body part 1, which is the evaluation of your text A. Some people believe that traveling during the long break can be extremely valuable. Spending time away from home allows young people to relax after many years of study and experience something completely different. Traveling helps build independence as you learn to solve problems on your own, manage your budget, and adapt to new situations. It also offers the chance to explore new cultures, try different foods, and create memories with friends that can last a lifetime. These experiences often teach life skills that are difficult to learn in a classroom. Now this was the evaluation of your text A. Text A पढ़ा, मैंने उसको content points को highlight किया और highlight करने के बाद उन्हीं content points को मैंने अपने words में क्या कर दिया, evaluate कर दिया, जैसे कि आपने देखा in body part 2 paragraph body part 1 paragraph 2 में आपने देखा. उसके बाद हम जाते हैं paragraph 3, which is body part 2, and it is the evaluation of your text B. On the other hand, others argue that traveling can be costly and not the best use of money at this stage of life. University education is expensive and saving money beforehand can reduce further stress. Gaining work experience during the summer can also be very beneficial, as it helps develop communication skills, time management, and responsibility. In addition, earning some money or making useful contacts can support future career plans and provide a stronger foundation for the university life. अगेन आपने क्या किया, टेक्स्ट बी को पढ़ा, कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया. हाईलाइट करने के बाद आपने क्या किया, उसको अपने वर्ड्स में एवेल्युएट किया, ऐसे जैसे कि आप अपने कजन से बात कर रहे हो, ना कि टेक्स्ट बात कर रहे हैं. उसके बाद आते हैं ओपिनियन बेस्ड पैराग्राफ, विच इज बॉडी पार्ट 3 पैराग्राफ नंबर 4. Personally, I think the best option is to find a balance between both ideas. A short and affordable trip could give you a refreshing break, while spending the remaining time gaining work experience would help you prepare for the university. This way, you can enjoy new experiences without wasting time or money. Now, you see, you were giving your cousin an opinion. आपने opinion दिया कि भाई ये काम करो, short break के लिए चले जाओ और बाकी जो वक्त है उसको अपने experience करो, काम करो. You should go do the job. So, in this way, you will be able to enjoy the vacations, and at the same time you are going to utilize the time for your experiences as a professional. Okay, हो गया आपका opinion. आते हैं conclusion की तरफ. In conclusion, the long summer break is a valuable opportunity that should be used wisely, whether you choose to travel, work, or combine both. Make sure your decision helps you grow and prepares you for the next stage of your life. I'm confident you'll make the right choice. I hope you understand the format and the structure of email writing. It's actually quite easy. All you have to do is just follow the instructions properly. Format क्या है, 5 paragraphs कैसे लिखते हैं, inference of text A and text B कैसे करनी है, very important. और जो आपकी मार्किंग स्कीम है TF और TR, इसको कैसे फॉलो करना है इन इंस्ट्रक्शंस को. इफ यू फॉलो देम प्रॉपरली तो आई एम क्वाइट श्योर यू कैन इजीली स्कोर A-. कोई मुश्किल नहीं है भाई. हाँ, यू नीड टू हैव गुड क्वालिटी एंड लैंग्वेज स्किल्स, यू नीड टू वर्क ऑन योर लैंग्वेज स्किल्स. इसके ऊपर बहुत काम करो यार. Apart from it, this is it. If you have any questions, तो आप अपने questions comment section में कर सकते हो. And if you're looking for the notes, if you're looking for the past papers or the topical questions, so I have got a pool of around 16 past paper plus topical questions मेरे पास पड़े हुए हैं paper 2 के, and around 13
पास्ट पेपर्स एंड ट्रॉपिकल क्वेश्चंस मेरे पास पड़े हैं ऑफ पेपर 1। तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हो ऑन द नंबर दैट इज बीइंग शोन टू यू ऑन द स्क्रीन। आपको मैं आई विल सेंड यू द ट्रॉपिकल क्वेश्चंस। इट्स गोइंग टू बी नॉट वेरी एक्सपेंसिव, the prices are very low and very reasonable, but it will help you to actually prepare yourself for the exams. And further, if you had any questions, तो WhatsApp पे आप मुझसे सवाल कर सकते हो। तो अपना ख्याल रखो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।